हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल EWR पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर थर्ड है, यानी कि NCERT की जो इतिहास की किताब मैंने स्टार्ट की है उसका चैप्टर थर्ड है ये। देखिए, इसके टॉप 21 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं जल्दी से क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का समझौता सीधे किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ, गांव के मुखिया के साथ, सीधे किसानों रैयतों के साथ, या केवल बड़े व्यापारियों के साथ? तो ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी, सीधे किसानों के साथ। यानी ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुनरो यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व तय करने से पहले क्या किया जाता था? तो कोई पैमाइश नहीं की जाती थी, ज़मीन का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाता था, केवल मुखिया से सलाह ली जाती थी, पुरानी व्यवस्था को ही चलाने दिया जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाता है, ज़मीन का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाता था। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों ने असम के किसानों को मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? गन्ना, चावल, चाय, गेहूँ। तो असम के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? चाय। असम में क्या होती है? चाय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1822, 1835, 1859, 1885। तो 1859 में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण का दौरा किस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए किया था? स्थायी बंदोबस्त के लिए, नमक कानून के खिलाफ, या दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया, या महलवाड़ी कर के खिलाफ? तो ऑप्शन सी हो जाता है, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के कपड़ा उत्पादक नीले रंग के किस पौधे पर निर्भर थे जो ठंडे इलाकों में उगता था? कपास, हल्दी, बोर्ड, या कॉफ़ी? तो किसके? ऑप्शन सी, बोर्ड के ऊपर निर्भर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के इलाकों में अंग्रेज़ों द्वारा किस फसल के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? पंजाब के इलाकों में तो कौन से? चावल, चाय, गेहूँ, या नील? तो ऑप्शन सी हो जाता है, गेहूँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने किसानों से कौन सी व्यावसायिक फसल जबरन उगाई? गन्ना, चाय, जूट, या कपास? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल उगाने के लिए प्रेरित किया था? तो गन्ना। कौन सा? ऑप्शन ए, गन्ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज भारतीय किसानों को व्यावसायिक फसलें उगाने के लिए क्यों मजबूर करते थे? भारत को भुखमरी से बचाने के लिए, किसानों की आय दोगुना करने के लिए, यूरोप के औद्योगिक आवश्यकताओं और कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? तो ऑप्शन सी हो जाता है, यूरोप की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में दक्षिण भारत में प्रयुक्त शब्द रैयत का क्या अर्थ होता था? रैयत, तो रैयत क्या होते थे? जमींदार, किसान, गांव का मुखिया, या राजा का दरबारी? तो ऑप्शन बी हो जाता है, किसान होते थे रैयत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का समझौता सीधे किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ, गांव के मुखिया के साथ, सीधे किसानों या रैयतों के साथ, केवल व्यापारियों के साथ? तो ऑप्शन सी, सीधे किसानों के साथ। ऑप्शन सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित करने का श्रेय किसको मिलता है? हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और थॉमस मुनरो, या वारेन हेस्टिंग्स? तो ऑप्शन सी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में प्रयुक्त शब्द महाल यानी ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल का क्या अर्थ था? राजा का रहने का महल, एक किसान का छोटा खेत, या एक गांव या गांवों का समूह?
तो ऑप्शन सी हो जाता है। एक गांव या गांव का समूह क्या कहलाता था? महल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1770, 1785, 1793 या 1822? तो 1793 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या थॉमस मुनरो? तो थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिमी प्रांतों यानी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लिए महलवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी या कैप्टन अलेक्जेंडर रीड? तो हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व के संदर्भ में क्या प्रावधान था? यानी टैक्स के संबंध में क्या? इसे हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था, यह हर साल फसल के आधार पर बदलता था, यह हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता था, इसे पूरी तरह माफ़ कर दिया गया? तो ऑप्शन ए हो जाता है, इससे हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील की खेती यानी नील की रैयत खेती के तहत बागान मालिक किसानों से क्या करवाते थे? उनकी ज़मीन छीन लेते थे, उनसे एक कड़ा अनुबंध या सट्टा साइन करवाते थे, उन्हें कारखानों का हिस्सा बना देते थे, उन्हें मुफ्त में अनाज देते थे? तो ऑप्शन बी हो जाता है, उनसे एक कड़ा अनुबंध या सट्टा साइन कराते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। नील आयोग या इंडिगो कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाला? ठीक, तो बागान मालिक दोषी थे और नील की खेती किसानों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं थी। तो ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यही समाप्त हुई।